नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज DLED 4 सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम गणित का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ठीक ऐसा ही मॉडल पेपर, ऐसा ही प्रश्न पत्र 10 नवंबर को DLED 4 सेमेस्टर की गणित के प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये मान के चलिए आप प्रत्येक प्रश्न को देखिए और अपना स्तर जांच लीजिए कि आपको ये प्रश्न आता है कि नहीं। दोस्तों, ये जो 18 प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने इनको कर लिया तो ये मान के चलिए कि गणित की परीक्षा में आपके 25 में 25 नंबर आना बिल्कुल तय है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लास्ट में आप ये भी हमें बताइएगा कि आपके इन 18 प्रश्नों में से कितने सही हुए और कितने गलत। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है कि 100 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा, तो इसका क्या सही उत्तर होगा हमें नीचे कमेंट में बताइए। देखिए, जब भी ब्याज की बात करें ये ना दिया हो कि साधारण चाहिए कि चक्रवृद्धि, तो आपको सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज निकालना होगा और कुछ भी नहीं निकालना रहता है। तो जैसे 100 है, 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। ठीक है, तो P यानी जो मूलधन है 100 रुपए और आपका रेट है 10 और समय है आपका 2, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा? ये 2 जीरो कट जाएंगे, आपका आएगा 10 दूना 20, यानी जो 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बैठेगा जाके 20 रुपया। अगला जो प्रश्न है, sin 0/1045 का मान क्या होगा? 0, 1, 1/√2, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर sin 0 की वैल्यू रख दीजिए, 1045 की वैल्यू रख दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब यहां पर आ गया 0/1, तो जब 0/1 है तो इसका मतलब इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 0। यहां पर जो इसका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन नंबर 0। अगला जो है, एक शंकु का आयतन 770 घन मीटर है और ऊंचाई जो है वो 15 मीटर है। तो यहां पर आपको शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो शंकु की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर हम शंकु का आयतन वाला फॉर्मूला लगा देंगे और आपके सामने त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। ठीक है, ये होता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला। तो यहां पर हम इसके बराबर रखेंगे 770 के, तो 1/3 रखेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें मालूम नहीं है तो आर रख देंगे और एच यहाँ पर 15 रख देंगे क्योंकि यहाँ पर एच 15 दे रखा है और ये बराबर 770 कर देंगे। अब इसके बाद जो भी कटने लायक है वो काट लेते, जैसे ये 3 और ये 3 × 15, ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 22 और 5, तो 22 × 5 110, 110/7। ठीक है, तो यहाँ पर हम r² लिख देते हैं। r² 770/5/110 हो जाएगा। तो ये कट गया 11 × 7 77, यानी r² जो आपका निकल के आएगा यहाँ पर आएगी, ये 5 नहीं, यहाँ 7 होगा, तो ये हो जाएगा r² = 49। तो r बराबर √49, तो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह शंकु की त्रिज्या का निकाला गया है, वो आ गया आपका 7। सीधा आपको शंकु के आयतन का फार्मूला लगा देना है और शंकु के आयतन की वैल्यू रख देनी है, ऊंचाई की वैल्यू रख देनी है, आपका त्रिज्या जो है वो निकल आएगा। अगला यहाँ पर जो चौथा नंबर है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर समान अंक आने की स्थितियां होंगी। अब दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपको आपके लिए होमवर्क है। इसका सही उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसका कितना उत्तर आएगा। 6 उत्तर आएगा, 12 आएगा, 24 आएगा या 36 आएगा। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर समान अंक आने की कितनी स्थितियां होंगी? आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, 3√27 × 64, यानी 27 और 64 का क्यूब रूट आपको निकालना है। तो 27 का कितना होता है? 27 का होगा 3 × 64 का कितना होगा? 4, तो 4 × 3 कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, एक घनाकार संदूक के भीतरी आयतन 32.768 क्यूब मीटर है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो घन का आयतन होता है
उसका फॉर्मूला लगा दीजिए भुजा क्यूब, और घन का आयतन जो दे रखा है प्रश्न में 32.768 बराबर भुजा क्यूब। अब यहां से जब क्यूब हटेगा तो यहां पर अंडर रूट लग जाएगा। किसका अंडर रूट लगेगा? क्यूब का अंडर रूट लगेगा, ठीक है, क्यूब रूट जिसे कहते हैं। तो 32.768 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो निकल के आएगा 3.2, ठीक है। तो ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे 32,768 का आप निकाल लेंगे तो इसके सारे जोड़े बनाएंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर 32 निकल के आ रहा है। 32 निकल के आ रहा है तो यहां पर हमें दशमलव कहां लगाना है? तो दाईं तरफ आप देख लीजिए कितने जोड़े बन रहे हैं 3 के, एक जोड़ा बनना, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहां पर जो भुजा निकल के आ जाएगी 3.2 मीटर। अगला यहां पर जो प्रश्न दिया गया है 32 m³ y² अपॉन 4m² y। तो यहां पर हमने आपको समझाने के लिए पूरा सब कुछ एक्सपेंड कर दिया, यानी m³ को हमने 3 बार m लिखा है, y² का हमने 2 बार y का गुणा किया हुआ है, और यहां पर नीचे m² है तो यहां पर हमने देखिए 2 बार गुणा किया है। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ये चीज आती है तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप यहां से काट सकते हैं, ये कट जाएगा, m² से ये क्यूब कट जाएगा, तो ऊपर जो बचेगा ये 4 अट्ठे 8my बच जाएगा। लेकिन हमने यहां पर आपको अच्छे से समझाने के लिए सभी चीजों को m³ को, m² को, y² को खोल दिया है। अब यहां से आप काट लीजिए, y कट जाएगा, m कट गया, तो ऊपर बचा ये 4 अट्ठे 32, तो 8my। तो यहां पर जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 8my। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 8 है 12x³ माइनस 14x² माइनस 10x का गुणनखंड करना है आपको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? यहां आप देख सकते हैं कि सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इस 10 में 2 है, 14 में भी 2 है और 12 में भी 2 है। तो यहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां पे हम कॉमन ले सकते हैं 2x। तो 2x कॉमन ले लीजिए, यहां से हमने 2x कॉमन लिया तो 6x² आया। 14x² में जब हमने 2x कॉमन लिया तो आया 7x। 10x में जब हमने 2x कॉमन लिया तो आया 5। तो आपके सामने जो गुणनखंड करने के लिए जो नया समीकरण निकल के आया वो है 6² माइनस 7x माइनस 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, 7x को हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। कौन कौन से पार्ट में तोड़ेंगे ये आप यहां देख सकते हैं। ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि 6 पंचे 30 आ रहा है ना, कि गुणा करने पर 30 है और जोड़ने या घटाने पर 7 है। तो हमने यहां पर 7x को 10 और 3 के फॉर्म में तोड़ दिया। 10 और 3 के फॉर्म में तोड़ने के बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें इन दोनों में कॉमन लेना होगा। तो 6x² माइनस 10x में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है। तो 2x जब इसमें से कॉमन लेंगे बचेगा 3x, माइनस 10x में कॉमन लेंगे 2x तो बचेगा माइनस का 5। तो यहां पर हमारे पास 3x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया। अब इसी 3x माइनस 5 को हम उठाकर यहां रख देते हैं, ठीक है, सेम टू सेम। अब ऊपर यहां देखिए 3x है, यहां भी 3x है, यानी ऊपर भी 3x नीचे भी 3x। तो जब हम 3x को काट देंगे, मान लीजिए ऊपर 3x नीचे 3x, ये कटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो वही हमने यहां पर क्या लिख दिया, प्लस का 1। अब इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में। यहां पर आपके सामने जो गुणनखंड निकल के आ गया ये आप देख सकते हैं, 2x एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 2 संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं ज्ञात करो। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों का अंतर 5 दे रखा है और दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो मान लेते हैं बड़ी संख्या कितनी है, x, छोटी संख्या y है। तो सबसे पहले हम दोनों का अंतर कर लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या का योग कर देते हैं x प्लस वाई। फिर ये किसके बराबर है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो छोटी संख्या हमने मानी थी y, तो y का कर दिया 3 गुना और 3 अधिक था तो प्लस का कर दिया 3। अब आप यहां देख सकते हैं ये 2 इक्वेशन हमारे सामने निकल के आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर ऊपर लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 5, ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन जो बनी x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3। अब इसको घटा लीजिए सीधा सीधा। तो घटाने के लिए हमें क्या करना होगा,
दोनों के चिन्ह बदलने होंगे, यानी मतलब एक अगर प्लस का है तो दूसरा हमें माइनस का चाहिए होगा। तो हमने यहां पर क्या किया, इस पूरी इक्वेशन के चिन्ह बदल लिए। अब क्या करेंगे, ये x और x कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। यहां पर माइनस का y है, ये भी माइनस का y है, तो -2y हो गया। ये 5 है, ये 3 है, माइनस का 3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा। 5 - 3 कितना होगा, 2 होगा। और ये 3y माइनस का ऐसे ही उतार लिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो 3 है ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -2y + 3y बराबर 2। जब 3y में 2y घटेगा तो आएगा y, यानी ये y की जो यहां पर वैल्यू निकल के आ गई 2 निकल के आ गई। अब इसी y को हम क्या कर दें, समीकरण 1 में रख दें तो x की भी वैल्यू निकल आएगी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x - 2 बराबर 5। अब ये -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर 5 + 2 बराबर 7। तो यहां पर जो बड़ी संख्या निकल के आई 7, छोटी संख्या निकल के आई 2। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि किस तरह हमने यहां पर आपकी दोनों संख्याएं ज्ञात कर दी। अगला जो प्रश्न यहां पर है, √400 प्लस √0.04 प्लस √0.00004। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर 400 का अंडर रूट कितना होता है तो मालूम है 20 होता है। अब यहां पर लिखा है 0.04, तो यहां पर आप देख लीजिए हमें अंडर रूट निकालना यानी स्क्वायर रूट निकालना, तो दाईं तरफ से 2-2 के जोड़े बनाते हैं, 2-2 के जोड़े बना लिए। अब यहां पर 4 लिखा है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। अब दशमलव कहां लगाएं, देखिए यहां कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा बन रहा है तो एक संख्या के बाद हमने लगा दिया, यानी 2 के बाईं तरफ हमने दशमलव लगा दिया। अब बात कर लेते हैं इसकी, इसमें भी 4 है तो इसका मतलब 2 ही आएगा, इसका भी स्क्वायर रूट। अब लेकिन यहां पर दशमलव कहां लगाएं, तो वही हमें करना है काम कि यहां पर हमें जोड़े गिन लेने, 1 2 3, कितने जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, तो 3 अंकों के बाद लगा दीजिए 1 2 3। अब आप सोचेंगे जीरो कहां से आ गया, देखिए हमें क्या करना है, ये 2 लिखा, हमारे पास केवल 2 है, अब हमें 3 अंकों के बाद लगाना है, तो 1 अंक तो है लेकिन 2 बाकी के नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनको जीरो के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहां पर दशमलव लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.002। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इनको था जोड़ना, तो 20.2 कैसे जोड़ते हैं, 20.00 लिख देते हैं इसको, फिर 0.2, फिर 002। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, और ये इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 0, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20.202। ये चीज यहां पर क्लियर हो गई, सॉल्व हो गया। अगला जो यहां पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, 3 9 1 5 3 8 0 3 2 9 के वर्गमूलों में अंकों की संख्या निकालिए, कितनी होगी। तो यहां पर जब भी ऐसा प्रश्न आए कि कोई संख्या दे रखे और उसमें पूछे इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए, तो यहां पर क्या करना होता है, आपको दाईं तरफ से जोड़े बनाने होते हैं, 1 2 3 4 5, कितने जोड़े बन रहे हैं, 5 जोड़े बनना है, तो इसका मतलब इसके वर्गमूल में 5 अंक होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। जैसे हम यहां पर कहते हैं कि ये बताइए 81 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है ना। तो 81 के 2-2 के जोड़े बना लीजिए, कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 जोड़ा बनना है, इसका मतलब जो 81 का वर्गमूल होगा उसमें अंकों की संख्या 1 होगी। अगला यहां पर प्रश्न है, एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी की कुल क्यारियां थी, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना प्रत्येक क्यारी में x वृक्ष लगाए गए और कुल क्यारी कितनी थी, यहां पर साफ दिया है कि क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी की कुल क्यारियां थी। तो यानी अगर एक क्यारी में x वृक्ष हैं तो कुल क्यारी कितनी होंगी, वो भी x होंगी। तो हमें कुल वृक्ष दे रखे हैं 289। अब कुल वृक्ष कैसे होंगे, एक क्यारी में वृक्ष गुणे कुल क्यारी, तो यहां पर वही किया गया है, कुल वृक्ष बराबर x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 289, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा 289 में, और 289 होता किसका है, 17 का होता है। तो यहां पर प्रत्येक क्यारी में जो वृक्ष हैं वो आपके सामने निकल के आ गए 17।
प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। अंडर रूट 4.6225 गुड़े अंडर रूट 0.144 गुड़े अंडर रूट 5 गुड़े 125। अब यहां पर जब 0 गुड़े 144 करेंगे तो आपका आएगा 0, और जो 0 का वर्ग हो और चाहे 0 का वर्गमूल हो वो सदैव शून्य होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 0 आएगा, और ये सारे जुड़े किससे हैं, गुड़े से जुड़े। तो 0 से अगर कुछ भी गुणा करते हैं तो आपका फाइनल आंसर क्या आता है, वो 0 ही आता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 2x प्लस 5y बराबर 12 और 4x प्लस 9y बराबर 22। इन दोनों का जब हम सॉल्व करेंगे यानी x और y की वैल्यू निकालनी यहां पर, तो क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम यहां क्या करेंगे, हमें यहां पर यह देखना है किसी x या y को अब बराबर कर लीजिए। देखिए यहां पर ऊपर है 2x, नीचे है 4x, यहाँ है 5y, नीचे है 9y। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी बराबर नहीं, तो हम क्या करते हैं कि x को बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पर है 2x, यहाँ है 4x। अगर हम 2x में 2 का मल्टीप्लाई करें तब 4x आ जाएगा। तो हम इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही यहाँ लिखा है समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया, इसमें किया तो 2x में 2 का गुणा किया 4x आया, 5y में 2 का गुणा किया तो 10y आया, 12 में 2 का गुणा किया तो 24 आया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो नीचे हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे। क्यों बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये 4x है, ये भी 4x है प्लस का। जब प्लस प्लस के दोनों होंगे तो घटेगा तो है नहीं, तो नीचे हमने सभी के चिन्ह बदल दिया तो ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 10 माइनस 9y हो जाएगा y, क्योंकि 10 में 9 घटा तो 1 आया, और y, और 24 में 22 घटा तो आ गया 2, यानी y की जो यहां पर वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 2। अब इसी y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर देखिए 2x प्लस 5 इंटू 2 बराबर 12। 2x 5 दूना 10 होगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 2। तो जब यहां से 2 हटाएंगे तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2/2 हो गया 1। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, y की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई, जो अभी हम पहले यहां पर निकाल चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह आपने इक्वेशन को सॉल्व करना आसानी से सीख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, एंगल CBD बराबर एंगल CAD का मान ज्ञात करो। यहां पर ये CAB दे रखा है 30, ABD दे रखा है 40। अब यहां पर बोल रहे CBD ज्ञात करो, यानी ये पूरा ज्ञात करो, ये इधर पूरा ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि CBD आएगा कहां से। CBD आएगा CBA और ABD को जोड़ने पर, ये लिखा हुआ है। और CAD कहां से मिलेगा हमें, CAB और BAD को जोड़ने पर हमें CAD ज्ञात होगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास ABD तो है, यानी ये वाला तो है, और CAB ये वाला तो है, लेकिन ये वाला और ये वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाते हैं ट्रायंगल ACB में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका 30 दे रखा है, ये आपका 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बना कोण है। ठीक है, तो ये जो एंगल C होगा ये होगा 90। जब ये 90 है, ये 30 है, 90 और 30 होते हैं 120, तो 180 में 120 घटा देंगे तो ये जो आएगा ये आएगा 60। तो यहां पर जो आपका CBD, ये वाला CBD कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, कुल मिलाकर ये कितना निकल के आएगा CBD 100। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आप यहां देखिए नीचे वाले ट्रायंगल में आइए, ये वाले ट्रायंगल में ABD, ये आपका हो जाएगा 90, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बना कोण है, और ये B आपका 40 है, तो 90 और 40 कितना हो गया 150, सॉरी 130 हो गया। 90 और 40 कितना हो गया 130 हो गया। ठीक है, अब 180 में जब हम 130 घटाएंगे तो कितना आएगा 50। ठीक है, तो यहां पर जो ये आपका एंगल निकल के आया ये वाला, ये आया 50, और ये आपका 30 दे रखा है, तो 50 और 30 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 80। तो यहां पर जो ये आपका कोण आ गया पूरा, ये निकल के आ गया 80। यहां पर आप देख सकते हैं कैसे हमने यहां पर इसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, पहले ट्रायंगल में इन तीनों को योग कर दिया, बराबर 180 कर दिया, फिर ACB की वैल्यू रख दी, BAC की वैल्यू रख दी, दोनों को जोड़ के बराबर के उस तरफ किया तो CBA का आया 60। अब CBD की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो CBA और ABD को जोड़ देंगे। 60 निकाला है, 40 प्रश्न में ही दे रखा है, तो इसकी वैल्यू 100 आ गई।
इसी तरह एंगल जो त्रिभुज ABD था उसमें तीनों को जोड़कर 180 के बराबर कर दिया और जिसकी वैल्यू दे रखी उसको रख दिया, 90 और 40 हो गया 130, बराबर के उस तरफ जाएगा तो BAD की वैल्यू 50 निकल के आ गई। अब CAD की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। CAB पहले से प्रश्न में दे रखा है, BAD अभी हमने निकाला 50, तो CAD की कितनी वैल्यू आ गई, ये आपके सामने 80 आ गई। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे हमने यहाँ पर किस तरह निकाला है, सब दोनों को अलग अलग लेकर निकाला, पहले इसको लेकर निकाला फिर इसको लेकर निकाला। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, हर नीचे होता है ना, तो ये आपका 7 हो गया। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न का हर तो हमें दे रखा है, हम अंश को मान लेते हैं। भिन्न का अंश कितना माना, x, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, x/7 हो जाएगी। अब यहाँ पर दे रखा है कि अगर दोनों में 3 जोड़ दो तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो हमने यहाँ पर दोनों में 3 जोड़ दिया, x + 3 बटे 7 + 3 बराबर 4/5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए, 5 का इधर और 7 + 3 को 4 में, तो 7 + 3 होता है 10। 5 का जब इसमें गुणा करेंगे इसमें, तो हम करते हैं 5 गुणे x + 3 और 4 में गुणा करेंगे 10 का, तो 10 गुणे 4 हो गया 40। जब इसको खोलेंगे तो ये जाएगा 5x + 15 बराबर 40। अब ये 15 बराबर किस तरफ आएगा, तो माइनस में जाएगा, 40 - 15 बराबर 25। अब 5x से 5 हटाएंगे तो इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 25/5 हो गया 5। तो यहाँ पर जो भिन्न निकल के आई, हमने भिन्न मानी थी x/7, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल गई 5, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी, 5/7। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 व 12 सेंटीमीटर, इसकी विकर्ण की माप बताओ। देखिए, जब आयत के विकर्ण की बात करता है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके सामने ये BD कर्ण है, तो BD स्क्वायर, AB आपका जो है वो आधार मान लेते हैं, AD जो है आपका ये आपका हो गया एक तरीके से लंब। तो क्या किया, AB की वैल्यू रखी, 12 का स्क्वायर किया, AD की वैल्यू रखी, 5 का स्क्वायर किया, AB होता है 144 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 144 और 25 को जब जोड़ लेंगे तो आएगा 169। अब BD से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो 169 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 13 का। तो यहाँ पर जो इसका विकर्ण निकल के आ गया वो आ गया 13। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ विकर्ण निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। 5000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करो। देखो, इस तरह का प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसको देख लीजिए। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, PRT/100 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर 100। तो मूलधन आपका दे रखा है 5000, R दे रखा है 8 और T दे रखा है 2 बटे 100। तो ये काट लेते हैं, 2 जीरो इसके कट गए, 2 जीरो इसको, 50 गुणे 8 गुणे 2 यानी 50 गुणे 16 बराबर 800। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज निकल के आया वो आ गया आपका 800। अब बात कर लेते हैं मिश्र धन की, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, पहले मिश्र धन निकाल लेते हैं, फिर मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है, P ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर n। तो P यहाँ पर 5000 रखा, 1, R की वैल्यू 8 और n की जगह 2 रखा। ये जब कट जाएगा 4 दूना 8 और 4 25, नीचे आ जाएगा 2/25 हो गया। तो x + 2/25 कितना होता है, ये होता है 27/25। तो पावर में लगा है 2, तो 27/25 का 2 बार गुणा कर दिया। 25 इससे काटेंगे तो ये आएगा 200, फिर से 25 से काटेंगे तो ये आएगा 8। तो 8 गुणे 27 गुणे 27, तो इसकी वैल्यू कितनी है कि 5832। यानी जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है वो 5832 आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। मिश्र धन में आप मूलधन को घटा दीजिए, 5832 में 5000 घटा दे तो 832 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और पूछा है साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो दोनों को घटा दीजिए, 832 - 800, यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई आपकी 32। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकल के आ गया। देखिए, थोड़ा लेंदी ये क्वेश्चन है लेकिन ये 2 नंबर में आता है।
तो इस तरह आपने ये भी निकालना सीख लिया। चक्रवृद्धि आप निकालना जानते हैं, पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से उन वीडियोस को जरूर देखिए। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके लिए जो हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था वो भी आप उसका उत्तर दे चुके होंगे। अगर अभी तक आपने उसका उत्तर नहीं दिया है तो आप उसका उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर समान अंक आने की कितनी स्थितियां होंगी, 6, 12, 24, 36। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।